जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अग्नि 4 का हुआ सफलतापूर्वक परीक्षण। मणिपुर में पहली बार लॉन्ग रेंज रॉकेट से हमला। 25 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान ने ऑफिशियली यह माना कि कारगिल युद्ध में वे सीधे तौर पर थे शामिल। इंडियन आर्मी चीन और पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर्स पर किसी भी थ्रेट को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार। और फाइनेंशियल टाइम्स का दावा कि रशिया भारत से एक्वायर कर रहा है सेंसिटिव गुड्स। कल 6 सितंबर को चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत की अग्नि 4 मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और इस लॉन्च में इस मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया गया और ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर किया गया था। बाकी अग्नि 4 मिसाइल एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर तक है और अग्नि 4 मिसाइल के परफॉर्मेंस को बेहतरीन करने के लिए इसमें पहली बार कंपोजिट रॉकेट मोटर का भी इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं तो वो भी मॉडर्न और कॉम्पैक्ट हैं जो कि हाई लेवल की रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये मिसाइल 800 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और इसके द्वारा कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के वॉरहेड्स को कैरी किया जा सकता है। और टारगेट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल है ये माइक्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ स्वदेशी तौर पर बनाए गए रिंग लेजर जाइरोस्कोप का इस्तेमाल करती है। और पिछले 6 वर्षों में इस मिसाइल के लगभग 7 बार सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। बाकी हाँ, आसान शब्दों में कह सकते हैं कि इस मिसाइल में इतनी कैपेबिलिटी है कि हमारे दोनों ही पड़ोसियों को गुड मॉर्निंग कहने के लिए उनकी काफ़ी अंदर तक जा सकती है। तो जैसे कि आज से करीब 6 दिन पहले मणिपुर में पहली बार जो मिलिटेंट्स हैं वो बॉम्ब्स ड्रॉप करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए थे और इन ड्रोन्स की मदद से मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास किया था और फिर जिसके बाद से मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई थी। और अब इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि इस ड्रोन वाले हमले के बाद अब कल 6 सितंबर की रात को मिलिटेंट्स द्वारा लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया और जब से मणिपुर में हिंसा बढ़ी है तब से लेकर अभी तक ये पहली बार है जब लॉन्ग रेंज रॉकेट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए और इस हमले में एक की जान जाने की रिपोर्ट है जबकि 6 लोग घायल भी हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक मिलिटेंट्स ने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के 2 लोकेशंस पर सिविलियन पॉपुलेशन पर लॉन्ग रेंज रॉकेट से हमला किया था और जिसमें एक सीनियर सिटीजन की जान चली गई जबकि 6 अन्य सिविलियंस घायल हो गए थे। फिर जिसके बाद पुलिस टीम्स और एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने साथ के लगे हुए हिल रेंजेस पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस को शुरू किया है और इन्हीं ऑपरेशंस के तहत भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने चुराचांदपुरा जिले में मिलिटेंट्स के 3 बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया जिनमें से 2 बंकर मुआलसंग गांव में थे और 1 बंकर लाइका मुआलसो गांव में। और पिछले कुछ दिनों में हुए हमले और फिर कल का ये लॉन्ग रेंज रॉकेट से हुआ हमला तो इसके बाद से मणिपुर में तनाव फिर से बढ़ गया है और अब जिस तरह से मिलिटेंट्स हाईटेक ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, इस तरह के एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल भी करने लगे हैं तो इससे एक बड़ा प्रश्न बन जाता है कि आखिर इनके पास ये हाईटेक वेपन्स आ कहां से रहे। 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी ने सार्वजनिक रूप से ऑफिशियली 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी के डायरेक्ट रोल को स्वीकार किया है। आपको स्पष्ट कर दें कि इससे पहले कारगिल युद्ध को लेकर परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज तो वो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार तब किया था जब वे अपने कार्यकाल में नहीं थे तो इसलिए उसको पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाता है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान के डिफेंस डे के अवसर पर अपनी स्पीच में पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार किया है और ये भी माना है कि इस युद्ध में उनके सोल्जर्स मारे गए थे। जिसमें अपनी स्पीच में उनका ये कहना था कि चाहे 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध हो, पाकिस्तान के हजारों सोल्जर्स ने उनके देश और राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। और बहुत ही कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान को 25 साल लग गए ये समझने में कि 1999 के कारगिल युद्ध में जो भारत से लड़ते हुए मारे गए थे वो उनके ही सोल्जर्स थे। वरना पाकिस्तान तो ऑफिशियली हमेशा इस बात से इनकार करता ही आ रहा था और वो यही कहता था कि भारत में जिन्होंने घुसपैठ करी है तो वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर मुजाहिदीन से। और आज डिफेंस डे पर अपनी जनता को फिर से भ्रमित करने के लिए जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपने सोल्जर्स के बलिदान की बात कर रहे हैं तो ये बात भी किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान ने 1999 के समय अपने सोल्जर्स की अपनी ऑफिसर्स की बॉडीज तक को लेने से मना कर दिया था और फिर इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ने उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को पूरे सम्मान के साथ दफन किया था। और इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो ये सो कॉल्ड डिफेंस डे है ये कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम को भ्रमित करने वाला एक और दिन है जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री अलग अलग तरीक़ों से जनता को भ्रमित करती है। और उसमें से पाकिस्तान की कुछ भ्रमित जनता हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अभी आएगी जिनको हमारे इस तरह के स्टेटमेंट से काफ़ी आपत्ति होती है, पर जैसे कि वो हमारे पड़ोसी हैं तो इस चीज़ को देखते हुए हमने इस बात का निर्णय लिया है कि आज से हम ऐसे कंटेंट को और ज़्यादा डालेंगे जिससे इनको आपत्ति और ज़्यादा हो और वे जल्द से जल्द अपने भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता में आए। बाकी आप तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख ही देना।
आज चेन्नई में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई थी और इस परेड की समीक्षा इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य द्वारा की गई है। और आज के पासिंग आउट परेड में टोटल 297 ऑफिसर्स कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें 39 विमेन कैडेट्स भी हैं और जबकि 15 ऑफिसर कैडेट्स जिनमें 5 विमेन कैडेट्स भी शामिल हैं, तो वे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से हैं। और इस पासिंग आउट परेड में अपने संबोधन में इंडियन आर्मी के वाइस चीफ की तरफ से कहा गया है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान और चीन दोनों बॉर्डर्स के साथ किसी भी थ्रेट को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है और सक्षम भी है। हम मजबूत हैं, वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेंड हैं और तैयार हैं। बाकी इंडियन आर्मी वाइस चीफ ने नए थ्रेट्स को टैकल करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने पर भी जोर दिया है, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ड्रोन्स हो या फिर न्यू जनरेशन का वॉरफेयर हो। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें ANI की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इंडियन नेवी की जो न्यूली कमीशन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात है, तो उसे 3500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक टारगेट को हिट करने वाली मिसाइल से इक्विप्ड किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की। और INS अरिघात में लॉन्ग रेंज की मिसाइल के इंटीग्रेशन के साथ इसका जो स्वदेशी कंटेंट है वो भी बढ़ेगा। UK बेस्ड न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है कि जो रशिया है वो काफ़ी सीक्रेट तरीके से भारत से सेंसिटिव गुड्स को एक्वायर करने पर काम कर रहा है और यूक्रेन के साथ अपने वॉर एफर्ट्स के लिए कंपोनेंट्स को सिक्योर करने के लिए अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भारत में शिफ्ट करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया है कि रशिया की जो इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्ट्री है, जो कि उनके वहाँ डिफेंस प्रोडक्शन को देखती है, तो उन्होंने अक्टूबर 2022 में एक कॉन्फिडेंशियल प्लान बनाया था कि वो क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को सिक्योर करने के लिए लगभग 82 बिलियन रुपीस स्पेंड करेंगे। और रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया गया कि ये योजना खास तौर पर इसलिए बनाई गई थी ताकि रशिया के बैंकों में जो इंडियन रुपीस एक बहुत बड़ी मात्रा में रिजर्व हो रखा है, तो उसको किसी तरह से इस्तेमाल में लाया जा सके। बाकी रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि रशिया भारत से कुछ डुअल यूज टेक्नोलॉजीज को टारगेट कर रहा है और इसी के मुताबिक भारत से रशिया के लिए डुअल यूज टेक्नोलॉजीज का जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। बाकी फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट पर ना तो भारत की तरफ से ना ही रशिया की तरफ से कहीं से भी कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स के द्वारा सुंजवान में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला होने वाली एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सुंजवान में इंडियन आर्मी की 36वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड कैंप पर एक बड़ा हमला किया गया था और इस हमले में 12 इंडियन सोल्जर्स की कैजुअलिटी हुई है। यहाँ से भारी मात्रा में वेपन्स, एम्यूनिशंस, ग्रेनेड्स और RPGs को भी लूटा है और इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर की जा रही है। लेकिन PIB फैक्ट चेक की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि सोशल मीडिया पर किया जाने वाला एक क्लेम पूरी तरह से फेक है। जिस तरह का हमला इसमें बताया जा रहा है वैसा हमला नहीं हुआ है और जो वीडियो दिखाई जा रही है वो भी काफ़ी पुरानी है और जो कॉन्टेक्स्ट शेयर किया जा रहा है वो भी गलत है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में सियाचिन में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन अमित जोशी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार CA माधवन नाम्बियार, सिपाही कनन, स्क्वाड्रन लीडर AB देविया, स्क्वाड्रन लीडर जसबीर सिंह, स्क्वाड्रन लीडर SC भागवत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बबूल और फ्लाइंग ऑफिसर JS बरार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनमें से स्क्वाड्रन लीडर AB देविया को मरणोपरांत महावीर चक्र से, स्क्वाड्रन लीडर जसबीर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से और सूबेदार CA माधवन नाम्बियार और सिपाही कनन को भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि 1965 के वॉर के समय इंडियन एयरफोर्स के पास कौन से फाइटर जेट्स थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।